केमिकल काइनेटिक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑर्डर और सेकंड वन इज़ मॉलिक्युलैरिटी। तो याद रखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा हम किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा से फाइंड आउट करते हैं, जबकि मॉलिक्युलैरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जो इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, वो आपके पास होता है मॉलिक्युलैरिटी। तो हम फाइंड आउट करने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास ए एंड बी आर द रिएक्टेंट। एक्सपेरिमेंट 1, 2 एंड 3 हम कंडक्ट कर रहे हैं और ये फाइंड आउट किया है कि जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ये है तो रेट ये है, कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की ये है तो रेट ये है, कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की ये है तो रेट ये है। तो हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले आपके पास जर्नल इक्वेशन होती है। लेट सपोज ए जो है वो रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट है पी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लिखते हैं इसके लिए रेट एक्सप्रेशन, रेट होता है रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेट सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ले लेता हूँ R1। सही है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये इक्वेशन 1 बन गई। और ये रेट 1 है तो यहाँ पे रेट 1 लिख देते हैं, रेट 1। इसी तरीके से हमारे पास एक और इक्वेशन बनेगी, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 2 भी है तो हम लिखते हैं रेट 2 जो है वो हमारे पास बराबर होगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 के। और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 को जब इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 2 इज इक्वल टू के R1 डिवाइडेड बाय के R2। के से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम n यूज़ करते हैं। तो ये जर्नल एक्सप्रेशन है, इस रिएक्शन का कोई ना कोई तो ऑर्डर भी होगा, तो ये भी जर्नल एक्सप्रेशन है, इसका भी कोई ना कोई ऑर्डर होगा। जब हम इसको इससे डिवाइड कर रहे होंगे तो R1 के ऊपर भी पावर n आ जाएगा और R2 के ऊपर भी पावर n आएगा। तो के से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जर्नल एक्सप्रेशन बनेगी R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू R1, यानी कि R1 को आप लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2, तो ये की पावर n। ये आपके पास एक फार्मूला डेवलप हो गया। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कैसे एप्लीकेबल है। ये जो फार्मूला है बहुत इजी फार्मूला है और ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये फार्मूला आप याद रखें तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखें, लेट सपोज कि मैं फॉर ए के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि ए के टर्म में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। तो याद रखें कि मुझे बी की वो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने होंगे जिसमें बी कांस्टेंट हो। तो बी एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिखूँगा कंपेयर एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3। कंपेयर एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3। जब एक्सपेरिमेंट 2 को एक्सपेरिमेंट 3 से कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा जो हमारे पास रेट है। रेट क्या है, रेट है हमारे पास 4। ये जो हमारे पास फार्मूला है रेट 1, ये रेट 2 बन जाएगा। ये हमारे पास R1 की वैल्यू 4 हो जाएगी इसके लिए और R2 की वैल्यू 16 हो जाएगी। इजिकल्स टू C1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और C2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 और इसकी पावर है n। तो इट्स मीन्स कि जब 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 और यहाँ पे 4 का रेशियो आएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। और अगर हम यहाँ पे n को डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे ये कर लें, इसको बेस सेम कर लें, तो बेस सेम कर सकते हैं 1/2 की पावर 2। 1/2 की पावर 2 1/4 के इक्वल होगा, तो 1/2 की पावर n हो जाएगा। तो बेसिस सेम हो जाती है तो पावर इक्वेट हो जाती है, यानी कि ए की टर्म में ये सेकंड ऑर्डर आ गया। ए की टर्म में ये सेकंड ऑर्डर आ गया।
इसी तरीके से आप बी के लिए भी ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। बी के लिए ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद इसका रेट लॉ लिख सकते हैं। जब तक आप बी के लिए ऑर्डर फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आप रेट लॉ नहीं लिख पाएंगे। तो बी के लिए ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए भी हम देखेंगे कि ए जो है कहाँ कांस्टेंट आ रहा है। फॉर बी के लिए हम ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिखूंगा कंपेयर एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। जब आप इन दो एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो रेट है, रेट 2 और 4 होगा। 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने बी के लिए रेट फाइंड आउट करना है, तो 1 और 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। याद रखें जब आपने इसको इससे डिवाइड किया है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी इससे डिवाइड करेंगे। बी की कॉन्सेंट्रेशन को बी से 1 एक्सपेरिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 2 एक्सपेरिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करेंगे और इसकी पावर आ जाएगा n। इट्स मीन्स कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। 1/2 हमारे पास बराबर है 1/2 की पावर n के। इट्स मीन्स कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसके ऊपर 1 पावर है, तो बेसिस सेम होगी तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो n इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास ए की टर्म में ये आ रहा है रिएक्शन सेकंड ऑर्डर और बी की टर्म में रिएक्शन आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर। तो आप इसके लिए रेट लॉ लिख सकते हो। रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, बी की पावर क्या आ रही है, ए की पावर 2 आ रही है और बी की पावर 1 आ रही है। और ऑर्डर इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ऑर्डर इस रिएक्शन के लिए 3 आ गया। तो इस तरीके से आप रेट लॉ के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब एक और क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है बाज़ वक़्त कि हमारे पास लेट सपोज कि ये मेन रिएक्शन है और हमें इस रिएक्शन का रेट लॉ लिख के दे दिया। हमें बताना है कि इसका मैकेनिस्टिक पाथवे क्या होगा। मैकेनिस्टिक पाथवे में आपको एक जर्नल चीज़ समझा देता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास एक मेन रिएक्शन है, ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सी में, ए सी में कन्वर्ट हो रहा है। अब ए को सी में कन्वर्ट होने के लिए एक स्टेप तो रिक्वायर्ड नहीं होगा, मल्टीपल स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। लेट सपोज ए जो है वो पहले कन्वर्ट हुआ बी स्टेरिक में और बी स्टेरिक जो है कन्वर्ट हो गया सी में। तो ये हमारे पास ए जो है बी स्टेरिक में कन्वर्ट हुआ होगा तो ये मुश्किल से कन्वर्ट हुआ होगा, तो ये हमारा स्लो स्टेप होगा और ये हमारा फास्ट स्टेप होगा, क्योंकि ये जो है हमारे पास एक्साइटेड स्पीशी है और ग्राउंड स्पीशी को एक्साइटेड स्पीशी में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास स्लो हो जाता है। ये स्लो हो गया। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी में फ़र्क होता है। मेन रिएक्शन को देखते हुए आप कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज NO2 CO के साथ रिएक्ट करके NO और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, बट इसका रेट लॉ ये कहता है कि ये NO2 की पावर 2 पे डिपेंड करता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज भी करते हैं या डिक्रीज करते हैं, इस पर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मैकेनिस्टिक पाथवे लिखते हैं। NO2 का रिएक्शन सबसे पहले NO2 के साथ हुआ होगा, सही है। तो ये कोई एक्साइटेड स्पीशी में कन्वर्ट हुई होगी, तो एक्साइटेड स्पीशी में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे NO3 और NO क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रोडक्ट में हमारे पास NO तो आ रहा है, सही है, बट NO3 जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा, यानी कि ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप मेन रिएक्शन में लिख सकते हैं कि ये NO3 जो है, NO3 का रिएक्शन हुआ होगा CO के साथ। NO3 का रिएक्शन CO के साथ हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें NO2 में और CO2 में। ये रिएक्शन जो है NO2 का रिएक्शन NO2 के साथ हुआ, ये स्लो होगा और ये रिएक्शन फास्ट होगा। हमेशा एक बात याद रखें कि स्लो स्टेप का रेट डिटरमिन किया जाता है, फास्ट स्टेप का रेट डिटरमिन नहीं किया जाता। इसके अलावा जो है ये आपने मैकेनिस्टिक पाथवे बता दिया। आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इसका मैकेनिस्टिक पाथवे में स्लो स्टेप कौन सा होता है।
स्लो स्टेप याद रखें, जो स्पीशी जो है वो आपके पास फॉर्म हो रही है, जो हमारे पास एक्साइटेड स्पीशीज़ होती हैं, उसका लाइफ टाइम कम होता है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज आता है, जैसे कि कोई रिएक्शन है ए प्लस बी हमारे पास फॉर्म हो रहा है सी प्लस डी में, तो ये हमारे पास लेट सपोज कि ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का एक एमसीक्यूज आ जाता है। इसमें आपको बोला जाता है कि ए पार्ट में बताएं कि इसका केपी केसी के बराबर होगा, बी पार्ट में बोल दिया जाता है केपी ग्रेटर देन केसी, सी पार्ट में बोल दिया जाता है केपी इस ग्रेटर देन केपी इज़ लेस देन केसी, और डी पार्ट में बोल दिया जाता है आपको केपी इज़ ग्रेटर देन इन इक्वल लेस देन इन इक्वल टू केसी। तो याद रखें इसका एक फॉर्मूला होता है केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। Delta n is the number of moles of product minus number of moles of reactants. This means number of moles of product है हमारे पास 2, 1 plus 1 2, और number of reactant भी हमारे पास 2 है। Kp is equals to Kc RT की पावर डेल्टा n। डेल्टा n की जगह 0 आ जाएगा, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे Kp बराबर हो जाएगा Kc के। याद रखें जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो उस केस में हमारे पास Kp बराबर होता है Kc के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।